हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 9 अध्याय 1 जीव विज्ञान का जो कोशिकाओं का अध्ययन है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। इसको आप ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए, इसको आप बेहतर से बेहतर समझ सकते हैं। देखिए, हमको पढ़ना इसमें कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में पढ़ने से पहले हम बायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जीव विज्ञान के जो पिता हैं, जीव विज्ञान के पिता बोला जाता है अरस्तु को। अरस्तु जीव विज्ञान के पिता कहते हैं अरस्तु को। जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। एक नंबर में होता है वनस्पति विज्ञान और 2 नंबर में होता है प्राणी विज्ञान। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसको प्राणी विज्ञान कहते हैं। जीव जंतु अर्थात मनुष्य का भी और सूक्ष्म जीवाणु का भी, घोड़ा कुत्ता बिल्ली ये सब का। तो जीव जंतु में हम लोग आ जाते हैं और वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधे में छोटे पेड़ से लेकर एक कोशिकीय पौधा से लेकर बृहद रूप से वट वृक्ष तक लिया जाता है। किसमें? वनस्पति विज्ञान में। वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो है थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। समझ गए? तो प्रश्न दिया जाएगा कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो बोलिएगा थियोफ्रेस्टस। और प्राणी विज्ञान के जनक कौन है, तो प्राणी विज्ञान के जनक वही है अरस्तु हैं। समझे? तो अब ये बताइए, इन दोनों विज्ञानों में सबसे ज्यादा किसका महत्व है? तो देखिए, वनस्पति विज्ञान में तो सिर्फ वनस्पति के बारे में जानना होता है, माने वनस्पति चाहे एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो। लेकिन प्राणी विज्ञान में एक कोशिकीय जीव से लेकर बहुकोशिकीय में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। इसलिए प्राणी विज्ञान क्या है, ये बड़ा होता है। ठीक है ना? इसलिए बोला जाता है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान के पिता कहते हैं अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, अब हमको पढ़ना है, ये तो हो गया जीव विज्ञान। अब आइए कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में देखिए, कोशिका को अंग्रेजी में कहते हैं या CWL सेल बोला जाता है। और कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, CYTOLOGY। समझे? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन माने कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप बोलिए कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका जो होता है मानव की संरचनात्मक या बोलिएगा जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जिस प्रकार एक दीवार, जैसे कि दीवार का निर्माण होता है सीमेंट से, बालू से, ईंट से, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है उसमें, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है ईंट। उसी प्रकार से जो हमारा शरीर बना हुआ है, जीवों का शरीर बना हुआ है, वो कोशिका से बना है। तो जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो कोशिका को कहते हैं। जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो कोशिका को कहा जाता है। इसको इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पदार्थ रहते हैं, जैसे कि केंद्र, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, कोशिका भीति, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, गोल्जी उपकरण, ये सब इसी में पाए जाते हैं, इसलिए इकाई कहते हैं। कोशिका को हम एक अंग नहीं बोल सकते हैं, ये इकाई है, क्योंकि बहुत सारे वस्तुओं को अपने साथ लेकर चलता है। ठीक है, तो कोशिका क्या है, तो बोलिएगा अगर दिएगा कि कोशिका क्या है, तो कोशिका जो है जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो कोशिका कहते हैं। कोशिका से जीवों के शरीर का निर्माण होता है। कोशिका के आधार पर जो जीव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में होता है एक कोशिकीय जीव, और 2 नंबर में होता है बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, तो यहाँ पे बहुकोशिकीय जीव, तो बोलेंगे जिन जीवों को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देखते हैं, माने जिन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। मतलब इसको हम लोग नहीं देख सकते अपनी नंगी आंखों से। और जिन जीवों को हम देख सकते हैं उनको बहुकोशिकीय कहते हैं। तो ये बताइए कि अमीबा हम लोग नहीं देख पाते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब को हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो ये सब एक कोशिकीय है।
तो जिन जीवों को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते उनको एक कोशिकीय कहते हैं, और जिन जीवों को हम अपनी नंगी आंखों से, मतलब इस तरह से हमारा आंख नंगा है, जैसे मान लीजिए चश्मा लगा लेंगे, लेंस लगा लेंगे, उस समय हम समझेंगे हमारा आंख नंगा नहीं है। लेकिन हम अपनी नंगी आंखों से तो एक कोशिकीय जीव को नहीं देख पाएंगे, अमीबा को नहीं देख पाएंगे, तो एक कोशिकीय हुआ। और जिन जीवों को हम अपनी नंगी आंखों से देख लेते हैं उनको बहुकोशिकीय कहते हैं। तो बताइए चींटी क्या हो गई? तो चींटी बहुकोशिकीय है, क्योंकि चींटी को हम देख सकते हैं। और हाथी क्या है? तो हाथी बहुकोशिकीय है। मैंने जिसे आप देख ले वो बहुकोशिकीय है, और जिसे आप नहीं देखे वो एक कोशिकीय है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम बताते हैं। देखिए, कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक, रॉबर्ट हुक, इन्होंने कोशिका को खोज किया था 1665 में किया था। और ये कार्क कोशिका से किए थे। किस कोशिका से किए थे? कार्क कोशिका से। जब कार्क कोशिका, कर्क मतलब समझ रहे ना, वो कर्क नहीं खेला जाता है, उसका जो नीचे वाला होता है उजला कलर का, वही। तो कार्क कोशिका से किए थे ना, तो कार्क कोशिका को देखे थे तो ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा था, मधुमक्खी के छत्ते जैसा था। तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा था, तो उसका नाम रखे थे सेल। क्या नाम रखे थे? सेलियस, ELL नाम रखे थे, सेल। तो प्रदे कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 में। और जिन कोशिका को देखे थे वो किस प्रकार के थे? तो बोलेंगे मधुमक्खी के छत्ते के आकार का जैसा था, ठीक है ना। इसलिए उसका नाम रखा था क्या? सेल रखा था। तो कोशिका के जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक थे। ये जो कोशिका को देखे थे, ये कोशिका को देखे थे मृत कोशिका को। किसको देखे थे? मृत कोशिका को। तो फिर जिंदा कोशिका को, जो जिंदा कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, तो उनका नाम था एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक वो आए, तो क्या कर रहे थे कि एक बार ब्रश कर रहे थे। ब्रश करते करते क्या हुआ कि उनके दांत में, जब दांत को खूब खूब रगड़ रहे थे, रगड़ते रगड़ते क्या हुआ, जब अरे कुछ हल गया दांत में, तो जब ब्रश निकाले देखे थे वहां पे कुछ उजला उजला कलर का निकल गया था, ठीक है ना। तो उसको जब सूक्ष्मदर्शी से देखे, तो सूक्ष्मदर्शी से देखे तो ये बैक्टीरिया थे। वो क्या थे? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम लोग जीवाणु कहते हैं। तो बैक्टीरिया देखे, तो बैक्टीरिया देखे ना, तो कहे जीवित है ये सब, ठीक है ना। तो उस जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो बोलिएगा एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक, ठीक है ना। एंटोनी वान लीवेनहॉक ये जीवित कोशिका को देखे थे, और जीवित कोशिका की खोज किए थे 1674 में, 1674 में, ठीक है ना। देखिए, तो मृत कोशिका खोज किए थे रॉबर्ट हुक, और जीवित कोशिका खोज किए थे एंटोनी वान लीवेनहॉक। तो लीवेनहॉक अगर खाली बोल देंगे तो वो हमारा सही होगा। और 1674 में खोजे थे। और सबसे पहले खोजे थे किससे? तो बोलिएगा बैक्टीरिया से खोजे थे। किससे खोजे थे? बैक्टीरिया से। उसके बाद से जब ये दो वैज्ञानिक हो गए, रॉबर्ट हुक क्या किए थे? मृत कोशिका को खोज किए थे। एंटोनी वान लीवेनहॉक क्या किए थे? जीवित कोशिका को देखे थे। फिर एक और वैज्ञानिक आए, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक आए। तो रॉबर्ट हुक क्या कहते हैं? कहते हैं दोनों तो कुछ ना कुछ खोज लिया, कोशिका में जा जाकर हम भी चलते हैं, ठीक है। जब ये जीत कर लेता है, एक बार चार, उसकी मम्मी, 3 भाई है लोग, 2 भाई मेला कर लिए जाके, तीसरा भाई नहीं गया तो मम्मी डांट रही है ना बेटा मत जाओ, तो कहना हम जाएंगे। अब मम्मी से जिद करके भाग गया था। उसी तरह से रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक है। कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। देखिए, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना। तो ये रॉबर्ट ब्राउन नामक जो वैज्ञानिक आए, तो ये क्या करते हैं? ये आए 1831 में, 1831 में। तो रॉबर्ट ब्राउन जब आए ना, तो ये बोले कि अरे दोनों तो ये जाके एक कोशिका की खोज कर लिया और एक जीवित कोशिका खोज किया, तो बोले कि हम भी कुछ ना कुछ करेंगे उसमें जाके। तो ये सीधे कोशिका को फाड़ के अंदर घुस जाते हैं। अंदर जब घुस जाते हैं ना, तो जाके अंदर कोशिका के बीच में चले जाते हैं। और कोशिका के बीच में देखते हैं कि गोल कलर का, माने एक गोल कलर की एक रचना बैठी हुई उसमें, करे बैठा हुआ है यहाँ पे, इसको हम खोज रहे हैं बाहर चारों तरफ से। जब ये गोल कलर की रचना को देखते हैं ना, तो इसका वो नाम रख देंगे, ये कोशिका के बीचों बीच में है, तो इसलिए इसका नाम रख दिए क्या? केंद्रक नाम रख दिए, ठीक है ना। तो प्रश्न दिया जाएगा कि केंद्रक की खोज किसने किया? तो केंद्रक की खोज किया रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किए थे? तो 1831 में। ये दोनों खोज कर लिया, ये मृत का, ये जीवित का, और ये केंद्रक की खोज करते हैं रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, तो एक और ही जो वैज्ञानिक आए थे उनका नाम था पुरकिंजे, ठीक है। तो पुरकिंजे जब आए थे, तो पुरकिंजे 1839 में आए थे, 1839 में। देखिए, ये 1831 में, उसके बाद आए पुरकिंजे,
तो जो पुरकिंजे है 1839 में आए, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि अरे सब तो कोशिका में कुछ ना कुछ खोज ही रहा है, हम कहे बाकी लगेंगे, हम भी चलते हैं। तो ये भी गए। तो जब ये कोशिका को जैसे फाड़ते हैं अंदरवा, तो ये जा देखते हैं कि अर्ध चिपचिपा, माने आधा चिपचिपा था, माने तरल, अर्ध तरल बोलेंगे जो थोड़ा चिपचिपा हो और थोड़ा जल के रूप में हो। तो अर्ध तरल रूप में कुछ पदार्थ खोजे, जिनको ये नाम रखे कोशिका द्रव रखे। क्या नाम रखे? कोशिका द्रव रखे। तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक 1839 में आए, और वो क्या देखते हैं, तो और देखते हैं कि अर्ध तरल द्रव्य भरा हुआ है, उसका नाम क्या रखे थे? ये कोशिका द्रव रखे थे, कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव्य की खोज किसने किया था? तो कोशिका द्रव की खोज किए थे पुरकिंजे। केंद्र की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद से दिया जाएगा कि मृत कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज किसने किया? एंटोनी वान लीवेनहॉक। और एंटोनी वान लीवेनहॉक कब किए? तो कब? 1674 में। और मृत कोशिका की 1665 में। उसके बाद केंद्र की खोज कब हुआ था? तो क्या बोलेगा? 1831 में। और कोशिका द्रव की खोज हुआ था 1839 में। ये 4 वैज्ञानिक थे। तो अब एक और वैज्ञानिक है, उनका नाम था बिरचो। क्या नाम था? बिरचो। तो कहे बिरचो कि ये रॉबर्ट हुक कुछ ना कुछ बता दिया, ये भी बता दिया, ये सब का सब कुछ ना कुछ बता रहा है, ठीक है ना। तो एक है कि हम नहीं बाकी लगेंगे, हम भी चलेंगे। तो ये बिरचो क्या कहते हैं कि मैं तुम लोगों से कुछ ज्यादा ही बताऊंगा। ये कहते हैं ना कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है ना, ये पुरानी से मौजूद कोशिकाओं से होती है। माने जो नया कोशिका बनता है वो पहले से मौजूद यानी कि पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। जिस प्रकार एक माता पिता से उनके संतान की उत्पत्ति होती है, मतलब माता पिता पुराने हो गए और उनका जो संतान होता है वो नया होता है, ठीक है ना। तो वही बिरचो कहते हैं कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है ना, पुरानी कोशिकाओं से होता है। किसने बताया? बिरचो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है, ठीक है। उसके बाद से 2 और वैज्ञानिक आए। एक आया स्लाइडेन। कौन आया? स्लाइडेन। देखिए स्लाइडेन आए। देखिए स्लाइडेन और स्वान 2 वैज्ञानिक आए थे, ठीक है ना। तो एक आए थे 1838 में और एक थे स्वान आए थे 1839 में। 2 वैज्ञानिक आते हैं, एक आते हैं स्लाइडेन, आए स्लाइडेन और एक आए स्वान। तो स्लाइडेन आए ना, तो ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन थे? ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। और जो स्वान थे वो थे प्राणी वैज्ञानिक, थे ना। तो स्लाइडेन क्या बोल कहे थे कि ये प्रत्येक पादप होती हैं, ये कोशिकाओं से ही बने होते हैं। प्रत्येक जो पादप होती हैं, माने पेड़ पौधे होते हैं, वो कोशिकाओं से बने होते हैं। उसी प्रकार स्वान कहे थे कि जीवों का जो शरीर बना है ना, ये कोशिकाओं से बना है। तो ये दोनों एक ही मत देते हैं। स्लाइडेन भी कहता है कि ये पेड़ पौधों का जो निर्माण होता है ना, ये कोशिकाओं से होता है। और स्वान कहते हैं कि जीव जंतुओं का जो शरीर बना है ना, ये कोशिकाओं से बना है। तो दोनों का मत क्या है? एक ही है। तो स्लाइडेन और स्वान आपस में कहे कि आप तो पेड़ पौधे के बारे में जो कह रहे हैं वही हम जीव जंतुओं के बारे में कहते हैं, क्यों नहीं हम दोनों की मत को एक ही कर दिया जाए। तो इन दोनों को मत एक कर दिया गया और तब इसका नाम रखा गया कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत रखा गया, कोशिका का सिद्धांत। तो दिया जाएगा क्वेश्चन कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का दिया था सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन किसके बारे में बताते हैं? तो वनस्पति के बारे में बताते हैं। और स्वान किसके बारे में बताते हैं? तो स्वान बताते हैं प्राणी के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में बताते हैं। तो इन दोनों के मत को आपस में कर दिया गया और क्या नाम रखा गया? कोशिका का सिद्धांत रखा गया, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए ये तो हो गया, और अब हम आएंगे एक और चीज से सूक्ष्मदर्शी का निर्माण हुआ, जिसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में तो हम लोग जानबे करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्म कण होता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो गया तो कोशिका के अंदर से हर माने पूरा तरह से उसका छानबीन करना होता है, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो गया तो अब देखा गया कि विश्व में माने जो सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो किसकी होती है? तो जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइक्रोप्लाज्मा की होती है, माइक्रोप्लाज्मा की। देखिए सबसे छोटी हो माने ओवर वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो बोलिएगा सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो माइक्रोप्लाज्मा की होती है, माइक्रोप्लाज्मा की होती है, समझे। उसके बाद से जो सबसे बड़ा कोशिका होता है, मान लीजिए सबसे जो बड़ा कोशिका होता है वो होता है शुतुरमुर्ग के अंडे की,
शुतुरमुर्ग के अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडा से इतना बड़ा होता है कि एक अंडा से 10 आदमी के लिए ऑमलेट बनाया जा सकता है शुतुरमुर्ग के अंडे से, ठीक है ना। तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो बोलेंगे सबसे छोटी जो कोशिका होती है किसकी, तो बोलिएगा माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो बोलिएगा शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग के अंडे एक कोशिका से एक अंडे से 10 आदमी की ऑमलेट बनाया जा सकता है। और मनुष्य में जाएंगे तो बोलेंगे मानव में जो सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है, तो बोलेगा स्त्रियों के अंडाणु की। स्त्री के अंडाणु। स्त्रियों के अंडाणु की जो कोशिका होती है ये मानव में सबसे बड़ी कोशिका है। स्त्रियों के अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। और उसके बाद से मनुष्य में जो सबसे जो छोटी कोशिका है, वो छोटी जो कोशिका है वो है पुरुषों के बीजाणु की है। पुरुषों के बीजाणु, ठीक है ना। पुरुषों के बीजाणु या शुक्राणु कहते हैं, पुरुषों के बीजाणु या शुक्राणु, ठीक है। छोटी जो कोशिका होता है वो पुरुषों के, बोलिएगा पुरुषों के बीजाणु के, पुरुषों के बीजाणु। तो पुरुषों के बीजाणु को हम लोग बोलेंगे शुक्राणु ही बोल सकते हैं, शुक्राणु, ठीक है ना। और मनुष्य में जो सबसे बड़ा और सबसे लंबा में अंतर होता है, मान लीजिए कोई मोटा आदमी है, खूब मोटा है, ठीक है ना, तो मोटा है और लंबा भी है, तो मान लीजिए मोटा को हम बड़ा कह सकते हैं। और कोई पतला व्यक्ति है लेकिन मोटा से अगर लंबा है ना तो उसको लंबा कहते हैं। तो मनुष्य में ना सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो पुरुषों के शुक्राणु की होती है, और सबसे जो बड़ी कोशिका होती है वो स्त्रियों के अंडाणु की होती है, और सबसे जो लंबी कोशिका होती है वो न्यूरॉन की होती है, न्यूरॉन सेल यानी कि तंत्रिका तंत्र की होती है। तो सबसे जो लंबी कोशिका होती है मनुष्य में, सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन की होती है। न्यूरॉन को हम लोग ठीक है ना। तो सबसे लंबी कोशिका मनुष्य में न्यूरॉन की, सबसे छोटी होती है किसको, पुरुषों के शुक्राणु की, सबसे बड़ी होती है स्त्रियों के अंडाणु की। और विश्व में सबसे छोटा कोशिका किसका होता है, माइक्रोप्लाज्मा का, और सबसे बड़ा किसका होता है, शुतुरमुर्ग के अंडा का। उसके बाद से आपको इसमें देखना है तो ये हो गया। और कोशिका के आधार पर हम बताए थे जीव कितने प्रकार के होते हैं, 2 एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। माने एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जिनको आप नंगी आंखों से देख ले उनको एक कोशिकीय कहते हैं, और जिनकी नंगी आंखों से नहीं देखे उनको बहुकोशिकीय कहते हैं, ठीक है ना। तो मनुष्य क्या होगा, बहुकोशिकीय हो जाएगा। और जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, कवक, शैवाल, ये सब क्या है, तो एक कोशिकीय हैं। देखिए कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है, कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है, तो कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर में होता है कोशिका झिल्ली, और 2 नंबर में होता है कोशिका द्रव, और 3 नंबर में है केंद्रक। अब इसके बारे में हमको जानना है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब उसको हम बताते हैं, ठीक है। देखिए पहला जो है वो कोशिका झिल्ली के बारे में हमको जानना है, तो लिखेंगे हम कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका जो झिल्ली होता है ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन। ये इसका कार्य है हमारी कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना। जो एक कोशिका हो गया तो ये कोशिका का जो सबसे बाहरी परत होता है ना, बाहरी परत, ये कोशिका का जो सबसे बाहरी परत होता है इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली का कार्य होता है, इसका कार्य है कि एक कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है, कोशिकाओं का सुरक्षा प्रदान करता है, और इसको नियमित आकार प्रदान करता है। माने एक कार्य है इसका आकार प्रदान करना, 1 नंबर में हो जाएगा आकार प्रदान करना, और उसके बाद दूसरा कार्य हो जाएगा कि सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान, क्योंकि सबसे बाहरी परत होती है
तो बाहरी जब परत होगी, अगर आक्रमण इस पे किया जाएगा तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली मरेगी। तो कोशिका झिल्ली क्या करता है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, 2 नंबर में इसका आकार प्रदान करता है। ये जो होता है ये अर्धपरागम्य होता है। क्या होता है, अर्धपरागम्य। अर्धपरागम्य का मतलब हुआ इससे कुछ ही पदार्थ अंदर और माने बाहर आ सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ बाहर आ सकते हैं। एक उदाहरण के लिए हम अपने चमड़ा को ले लेंगे। मान लीजिए चमड़ा है, तो चमड़ा से अगर हमको जब गर्मी होता है, जो पसीना निकलता है, वाष्प बनकर जो पसीना निकलता है शरीर को ठंडा करने के लिए, तो जब पसीना निकलता है देखिए पसीना फिर बाहर निकल सकता है। क्या हम चाहेंगे कि इसमें पानी हम ठूस सकते हैं, अंदर नहीं न जाएगा। तो उसी तरह से ये कोशिका है, तो कोशिका से कुछ ही पदार्थ बाहर आ सकते हैं, कुछ ही पदार्थ बाहर आ सकते हैं, इसलिए इसको अर्धपरागम्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धपरागम्य। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। एक कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, इसका कार्य है कि कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना और कोशिकाओं का एक निश्चित आकार प्रदान करना। लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिकीय कोशिकाएं होती हैं जो सुरक्षा प्रदान नहीं करती हैं। मैंने नहीं, कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होती है ना जिनका आकार अपना बदलती रहती है। फॉर एग्जांपल में मान लीजिए अमीबा अपना आकार बदलती रहती है। तो कौन ऐसा जीव है जो अपना आकार बदलता रहता है, तो आपको बोलना पड़ेगा, क्या बोलिएगा, अमीबा को कहिएगा। अमीबा अपना आकार बदलता रहता है। और हमारे शरीर में जो रक्त होता है, रक्त होते हैं 3 प्रकार के, श्वेत रक्त, लाल रक्त, प्लेटलेट रक्त। तो जो श्वेत रक्त होता है ना, तो श्वेत रक्त अपना आकार बदलता रहता है। तो मानव में कौन ऐसा रक्त है जो अपना आकार बदलता रहता है, तो क्या बोलिएगा, श्वेत रक्त हो गया। श्वेत रक्त अपना आकार बदलता रहता है। देखिए, तो 1 नंबर में कोशिका झिल्ली हो गया, और 2 नंबर में था कोशिका द्रव था। 2 नंबर में कोशिका द्रव। देखिए, कोशिका जो द्रव है, एक कोशिका द्रव क्या होता है ना, बीच में रहता है केंद्रक, और ये है कोशिका झिल्ली, और बीच में जो द्रव भरा होता है इसको क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव। तो बोलिए कोशिका द्रव की कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाए जाने वाली संरचना को, चाहे पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो पाए जाने वाले पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। बोलिएगा, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव का कार्य है ये पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करना, सूखने से बचाना, बहुत सारा इसका कार्य होता है। ठीक है ना। 3 नंबर में है कि अब मान लीजिए कि कोशिका भीति के बारे में हमको पढ़ना है। देखिए, कोशिका भीति, कोशिका भीति, कोशिका भीति एक पेड़ पौधों में पाया जाता है। कोशिका जो भीति होती है ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। देखिए, कोशिका झिल्ली, एक कोशिका झिल्ली मान लीजिए एक परत हो गया। अगर मान लीजिए आप 1 किलो लोहा का सामान खरीद लीजिए और एक पॉलिथीन में रख लिया, बर्दाश्त हो गया, पॉलिथीन सह ले रहा है। लेकिन अगर हम 2 किलो 3 किलो 4 किलो अगर लोहा का सामान रख लेंगे उसमें तो फट जाएगा चाहे। तो इसलिए क्या करता है दुकानदार होता है, उसको एक तो झिल्ली लगाता है, मैंने को पॉलिथीन लगाता है, डबल से उसको डबलिया देता है कि हाँ कहीं रास्ता में फटे नहीं और हमारा सामान गिरे नहीं। ठीक है ना। तो वही अगर कोशिका झिल्ली को अगर हम दोहरा कर दे रहे हैं, एक कोशिका झिल्ली को अगर हम डबलिया दे रहे हैं ना, तो जब डबलिया देते हैं तो कोशिका भीति बन जाती है। क्या बन जाती है, कोशिका भीति। तो कोशिका जो भीति है तो ये दोहरी झिल्ली होती है। कोशिका भीति क्या होती है, तो बोलिएगा, कोशिका जो भीति होती है ये दोहरी झिल्ली होती है, कोशिका भीति। समझे। कोशिका झिल्ली को अगर हम डबलिया देंगे तो क्या बन जाएगा, कोशिका भीति। और कोशिका भीति दोहरी झिल्ली होती है। ये जो बना होता है ये बना होता है सेलुलोज का, सेल्यूलोज। देखिए, कोशिका भीति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भीति बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है ना। ये जो होता है निर्जीव होता है। इसका कार्य है पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करना, पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करना। 2 नंबर में इसका कार्य है कि पेड़ पौधों को सूखने से बचाना। 1 नंबर में इसका कार्य है कि सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। और 2 नंबर में कार्य है इसका कि पेड़ पौधों को सूखने से बचाना, सूखने से बचाना। इसका एक और कार्य है कि ये यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान
करना, ठीक है ना। तो कोशिका झिल्ली का ये सब कोशिका भित्ति का कार्य है। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाएगा। पेड़ पौधों का जो बाहरी छाल होता है ना उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। बताइए हमारा बाहरी पेड़ पौधे जैसे छाल कड़ा कड़ा छाल नहीं पाया जाता है, नहीं। तो पेड़ पौधों कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो पेड़ पौधों में। और ये निर्जीव होता है, क्या होता है, निर्जीव होता है। ये दोहरी झिल्ली होती है और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। सेलुलोज से क्या, सेलुलोज जो होते हैं वो रिश्तेदार होते हैं। हमारा जो कपड़ा बना होता है सेलुलोज का, पैसा जो बना होता है पैसा नोट, वो नोट भी बनता है किसका, सेलुलोज का। देखिए को बकरी जो होती है, बकरी हो गया, माल जाल हो गए, एक अगर कपड़े में खाने लगता है तो उसको खींचते हैं उसको मुंह में से, ठीक है ना। लेकिन अगर वो खा जाएगी कपड़ा को, वो पाचन कर देगी। तो पेड़ पौधे जो गाय बकरी भैंस ये सब होते हैं ना, सेलुलोज का पाचन कर लेते हैं। लेकिन हमारा शरीर सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा जो अमाशय है ना ये 3 भागों में बटा होता है, कोन्ड्रे, कार्डिएक, पाइलोरी। लेकिन जो जंतु होते हैं, जानवर जो होते हैं, जो घास खाते हैं, उनका जो अमाशय होता है ना 4 भागों में बटा होता है। उनमें से लॉज का पाचन हो जाएगा, हम लोगों में नहीं होगा। अगर वो लोग कपड़ा को खा जाएंगे ना, कपड़ा खा लेंगे तो पचा लेंगे, नोट खा लेंगे तो वही पचा लेंगे। अब तो नोट खा लेंगे तो बकरियां सब पचा लेंगे, और हम लोग खाएंगे तो नहीं पचेगा। कपड़ा हम खा चबा जाएंगे, हम पचेगा नहीं पचेगा। वहीं अगर बकरी खा जाएगी कपड़ा तो क्या कर लेगी, वो लोग पचा लेगी। तो कपड़ा जो बना होता है किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। और सेलुलोज किस में रहता है, तो कोशिका भित्ति में रहती है। कोशिका भित्ति का कार्य बताइए, तो कोशिका भित्ति कार्य सुरक्षा प्रदान करना, पेड़ पौधों को सूखने से बचाना, यांत्रिक सहायता प्रदान करना और इस निश्चित आकार देना। पेड़ पौधों को एक निश्चित आकार देना किसका कार्य है, तो कोशिका भित्ति कार्य है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका आगे देखिए। देखिए अब हमको पढ़ना है अंतःप्रदर्वी जालिका के बारे में, ठीक है ना। देखिए ये चौथा नंबर पॉइंट है शायद, बोलिएगा अंतःप्रदर्वी जालिका। अंतःप्रदर्वी जालिका, अंतःप्रदर्वी जो जालिका होता है ये 2 प्रकार का होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम बनाते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं, ठीक है ना। ये जो हो गया और एक उसी तरह से, तो एक है चिकनी, और इधर जो मान लीजिए उबड़ खाबड़ा है, खुरदुरा है, तो इसको बोलेंगे खुरदरी, खुरदरी। तो अंतःप्रदर्वी जालिका कितनी प्रकार की होती है, तो अंतःप्रदर्वी जालिका होती है 2 प्रकार की। 2 प्रकार की नहीं, मतलब इसको 2 भागों में बांटा गया है, प्रकार नहीं 2 भागों में बांटा गया है। एक नंबर में है चिकनी और उसके बाद खुरदरी, चिकनी और खुरदरी। अंतःप्रदर्वी जालिका क्या करता है ना, कि कोशिकाओं के अंदर कंकाल का निर्माण करता है। जिस प्रकार अगर मान लीजिए पाइप जा रहा है, जैसे कि ये मान लीजिए ग्रसन नली है, ग्रसन नली में यहाँ पे ट्रैकिया दिया हुआ है कि आपस में सटे नहीं, अगर सट जाएगा तो भोजन का कौन अंदर अमाशय तक नहीं जाएगा, ट्रैकिया दिया हुआ है उसलिए। इसी तरह से अंतःप्रदर्वी जालिका क्या करता है ना, कि कोशिकाओं को आपस में सटने नहीं देता है, मतलब आंतरिक कंकाल का निर्माण करता है। अंतःप्रदर्वी जालिका किसका निर्माण करता है, तो अंतःप्रदर्वी जालिका 1 नंबर में बोलिएगा कि आंतरिक कंकाल का निर्माण करता है, आंतरिक कंकाल बनाता है। उसके बाद से कोशिकाओं को सहायता प्रदान करता है, ये कोशिकाओं को सहायता प्रदान करता है। और कोशिका जब विभाजित होती है ना तो उसमें प्लेट बनाता है, कोशिका विभाजित होती है उसमें प्लेट का निर्माण करता है, सहायता प्रदान करता है। और कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय प्लेट का निर्माण करना, प्लेट का निर्माण करना, ठीक है ना। इसका कार्य किसका कार्य है, अंतःप्रदर्वी जालिका का। अंतःप्रदर्वी जालिका क्या करता है, तो आंतरिक सहायता प्रदान करता है। उसके बाद से ये सहायता प्रदान करता है और कोशिका जब विभाजित होती है तो उसमें प्लेट का निर्माण करता है। अंतःप्रदर्वी जालिका को 2 भागों में बांटा गया है, एक चिकनी होता है, 2 नंबर में खुरदरी होता है। चिकनी, तो जो चिकनी माने वैसी अंतःप्रदर्वी जालिका जिसकी सतह चिकनी होती है उसको चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका कहते हैं। और वैसी अंतःप्रदर्वी जालिका जो खुरदरी होती है, यानी कि उसके छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उसको खुरदरी अंतःप्रदर्वी जालिका कहते हैं। तो खुरदरी अंतःप्रदर्वी जालिका के ऊपर जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इन छोटे छोटे कण को हम लोग राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम। खुरदरी अंतःप्रदर्वी जालिका के ऊपर पाए जाने वाले छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं, तो राइबोसोम कहते हैं। देखिए ये जो खुरदरी होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, तो बोलिएगा कि प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये जो चिकना होता है, तो मान लीजिए तेल देखिए, वसा तेल, बकरी खोसी का जो तेल होता है, तो तेल एकदम
मुलायम होता है। तो जो चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका होता है ना, ये वसा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वसा का निर्माण करता है। वसा मतलब तेल, तेलीय पदार्थ जो स्मूथ होते हैं, मतलब खूब मुलायम होते हैं ना, तो वसा का निर्माण कौन करता है? तो चिकनी। तो अंतःपरद्रवी जालिका कितनी प्रकार की? 2, चिकनी और खुरदरी। तो कौन अंतःपरद्रवी जालिका कौन ऐसा भाग है जो वसा का निर्माण करता है? तो आप बोलिएगा कि चिकनी है। और अंतःपरद्रवी जालिका किस भाग में प्रोटीन का निर्माण होता है? तो बोलिएगा खुरदरी। तो खुरदरी अंतःपरद्रवी जालिका प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। निर्माण कौन करता है? राइबोसोम करते हैं। कौन करते हैं? राइबोसोम करते हैं। तो राइबोसोम के बारे में देखिए यहाँ पे, राइबोसोम ये जो राइबोसोम है ये गुच्छों में पाए जाते हैं। तो जो राइबोसोम अंतःपरद्रवी जालिका में गुच्छों में पाए जाते हैं उनको कहा जाता है कि पॉली राइबोसोम। माने गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो बोला जाता है पॉली राइबोसोम। गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं? तो गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को पॉली राइबोसोम कहते हैं। अंतःपरद्रवी जालिका 2 प्रकार की, चिकनी और खुरदरी। जो चिकनी होती है वसा का निर्माण करती है, और खुरदरी अंतःपरद्रवी जालिका के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनको राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम किसका निर्माण करते हैं? तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। और वसा की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका। देखिए राइबोसोम, वैसे राइबोसोम जो गुच्छों में पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो जो गुच्छों में राइबोसोम कहा पाए जाते हैं उनको बोला जाता है पॉली राइबोसोम कहा जाता है। ठीक है। जो राइबोसोम होते हैं इनको हम 2 भागों में बांट देते हैं। 1 नंबर में होता है, देखिए राइबोसोम कितने भागों में? 2। एक होता है यूकैरियोटिक, और 2 नंबर में बोलिएगा प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होते हैं वो होते हैं 80, यूकैरियोटिक जो होते हैं वो 80S का होते हैं, 80S का। और प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होते हैं वो 70S का होते हैं। देखिए ये जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं इन दोनों को क्या करेंगे? और जल में डुबोएंगे। तो जो राइबोसोम भारी होता है वो 80S का होता है, और वैसे राइबोसोम जो जल में नहीं डूबे, जो छोटे होते हैं उनको वो 70S के होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कितने के होते हैं? तो 70S का होते हैं। और यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है वो कितना का होता है? तो बोलिएगा 80S का होता है। ठीक है। जिनको हम अपनी नंगी आंखों से देख लें, माने जो हमको दिखाई देगा उसको यूकैरियोटिक कहा जाता है, और जो हमें दिखाई नहीं देगा वो प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। इसके बाद हमको गोल्जी उपकरण के बारे में पढ़ना है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको देखिए। देखिए अब गोल्जी उपकरण के बारे में, तो गोल्जी उपकरण की जो खोजकर्ता हैं उनका नाम है कैमिलो गोल्जी। उन्होंने 1898 में गोल्जी बॉडी को खोजा था। गोल्जी उपकरण, तो गोल्जी उपकरण के खोज करता है कैमिलो गोल्जी। और कैमिलो जो गोल्जी हैं वो 1898 में गोल्जी बॉडी को खोजा था। गोल्जी उपकरण क्या करता है कि कोशिकाओं में ऊर्जा का मार्ग प्रदान करता है। कोशिकाओं में ऊर्जा का मार्ग प्रदान करके मैंने रास्ता देता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर हाथ से खूब काम कर रहे हैं, अगर हम पैर से दौड़ रहे हैं, तो पैर से अगर दौड़ रहे हैं तो हमको ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा पैर तक ले जाने का काम कौन करेगा? तो ले जाने का काम करने के लिए मार्ग चाहिए ना, मार्ग, रास्ता। तो ये रास्ता कौन देता है? तो ये रास्ता देता है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण नहीं रहे, जैसे मान लीजिए हम जीभ से बोल रहे हैं, जैसे कोई लड़का हाथ से लिख रहा है, तो हाथ से लिखते लिखते क्या करता है? वो थक जाता है। तो थक जाता है तो पूरे शरीर से थकता है कि कहता है हाथवा हमारा उंगलियां थक गया है, बाकी सब शरीर ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है ना, पूरा शरीर थक जाता है, क्योंकि हाथ से लिखते ऐसे क्या करते ना, इसमें ऊर्जा चाहिए। और गोल्जी उपकरण क्या करता है? चारों तरफ से ऊर्जा को खींच के लाकर इसको दे देता है। तो जब ऊर्जा चारों तरफ से खींच के ला के दे देगा तो पूरा शरीर थक जाएगा। तो गोल्जी उपकरण क्या करता है? तो ऊर्जा का मार्ग प्रदान करता है। गोल्जी उपकरण की खोज करता कौन है? तो गोल्जी उपकरण की खोजने वाले हैं कैमिलो गोल्जी। और कब खोजे थे? 1898 में। बस इतना ही रहने देते हैं। इसका जो अगला वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो